हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज से हम सभी बीपीएससी 67 मेंस के लिए जीएस सेक्शन के सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और जीएस सेक्शन में एक सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस सेक्शन में, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का जो मेंस का सिलेबस है वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि ये सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। यहाँ से अगर आप लगभग 20 क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लेते हैं 20 टॉपिक्स, तब आपका क्वेश्चन जो है रेंज में आ जाता है और आप 3 क्वेश्चन लिखने की स्थिति में आ जाते हैं। अगर आप सभी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको खुद ये रियलाइज होगा कि प्रियम्बल बीपीएससी का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट सेक्शन है। इसलिए आज मैं सीरीज जो स्टार्ट किया हूँ वो प्रस्तावना से हमारा स्टार्ट है। और एक बात इम्पॉर्टेंट ये भी है कि ये जो प्रस्तावना का जो चैप्टर है यहाँ से बहुत ज़्यादा डायनेमिक तरीके से क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन का जो स्वरूप है वो लगभग फिक्स होता है। ठीक है, तो आज की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया। और अगर क्वेश्चन पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आप इस तरीके से आंसर लिख पाने में अब सक्षम हो पाए हैं कि नहीं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। यानी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल चैप्टर है जिसको हम लोग उद्देशिका भी कहते हैं, उसकी प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यानी इसमें जो भी टर्म्स आए हैं उस टर्म्स को आपको केवल व्याख्या कर देना है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है इस चैप्टर में कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन को अपने में आत्मसात किए हुए है। टिप्पणी करें। जो संविधान का जो दर्शन है, दर्शन का मतलब है कि संविधान जो है किस तरीके से शासन व्यवस्था का प्रारूप का निर्धारण करना चाहती है, वही दर्शन हुआ। यानी हमारा जो है सोशल यानी सामाजिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, और इकोनॉमिकल यानी आर्थिक, हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसको डिफाइन कौन करता है? तो संविधान डिफाइन करता है कि भारत की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था किस तरीके से होना चाहिए। और इसका जो उल्लेख है वो प्रस्तावना में मिल जाता है। ठीक है, तो इसी चीज पे टिप्पणी करना है कि क्या जो प्रस्तावना है, संविधान में जो दर्शन की बात कही गई है, क्या प्रस्तावना उसको फुलफिल करता है, क्या उसको पूर्ण रूप से व्याख्या करता है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व जब आप कीजिएगा ना तो आप 5-6 सेगमेंट में इसको बांट लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट में प्रस्तावना का आप इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या परफेक्ट मॉडल होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पहले आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिएगा कि प्रस्तावना क्या है। उसके पश्चात प्रस्तावना की प्रकृति पे डिस्कस करना है, यानी प्रस्तावना का नेचर क्या है उस चीज पे डिस्कस करना है। प्रस्तावना का औचित्य क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है प्रस्तावना का, या प्रस्तावना को हमारे संविधान से अलग कर देना चाहिए, इस पॉइंट पे डिस्कस कर दीजिएगा। नेक्स्ट में आप डिस्कस कीजिएगा कि क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है, क्या प्रस्तावना जो है संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो इसमें बहुत सारे वाद आए थे सुप्रीम कोर्ट में,
उस वाद पे आप डिस्कस कर दीजिएगा। और फिर प्रस्तावना के जो शब्द हैं जिसमें आदर्श की बात कही गई है, आइडियोलॉजी की बात कही गई है, आप उसकी चर्चा कर देंगे। फिर आप प्रस्तावना में उल्लेखित लक्ष्य की बात करेंगे कि प्रस्तावना में कौन कौन से टारगेट रखा गया है, कौन कौन सा गोल रखा गया है जिसको अचीव करने का गवर्नमेंट के पास टारगेट है। यानी गवर्नमेंट कौन कौन सी चीज़ों को प्राप्त करना चाहती है, तो उसमें जो भी प्रस्तावना में मेंशन है उस चीज़ पे डिस्कस कर दीजिएगा। और उसके बाद एक सुंदर सा पॉजिटिव निष्कर्ष लिखना है कि प्रस्तावना जो है संविधान का पार्ट है और इसे संविधान से अलग नहीं करना चाहिए। और आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाता है। मुझे लगता है कि अब आपके दिमाग में फ्रेम बैठ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि जब प्रस्तावना से क्वेश्चन आएगा ना, तो आप इसी 7 सेगमेंट में, जो मैं इस 7 पॉइंट की जो बात किया ना, ये 7 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिएगा तो आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए मैं एक सिनॉप्सिस में तैयार कर लिया हूँ, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि इतना लंबा आंसर लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ और आप लोग इसी तरीके से आंसर को लिखेंगे। फर्स्ट में जब प्रस्तावना का इंट्रोडक्शन दीजिएगा तो आप उसमें किसी भी अच्छे राजनीतिज्ञ का, अच्छे संविधानविद का आप कोटेशन डालेंगे तो बेहतर होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूंगा प्रस्तावना क्या है, तो इसका इंट्रोडक्शन में लिख सकता हूँ कि प्रस्तावना हमारे संविधान का मूल सार है। क्या है? मूल सार है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। जैसे क्या लिखेंगे आप कि प्रस्तावना जो है संविधान का क्या है? मूल सार है। सार का मतलब क्या होता है? एसेंस होता है, यानी उसका निष्कर्ष है। ठीक है, जिसे भी संविधान पढ़ने का फुर्सत नहीं है, उतनी लंबी चौड़ी संविधान, तो इससे अच्छा है कि आप जो है एक पेज का प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रस्तावना में वही बातें हैं जो पूरे संविधान में कही गई है। तो आप लिख सकते हैं कि प्रस्तावना हमारे संविधान का मूल सार है, जो कि भारतीय संविधान के दर्शन को, जो भारतीय संविधान का जो दर्शन है ना, उस दर्शन को, यानी भारतीय संविधान की फिलॉसफी को अपने में समाहित किए हुए हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऐसे ही लिखेंगे कि प्रस्तावना हमारे संविधान का मूल सार है, जो कि भारतीय संविधान के दर्शन को अपने में समाहित करता है। दूसरी बात है, ये ऐसे मूलभूत मूल्यों को उद्घोषित करता है। मूल्य क्या हो गया? मूल्य का मतलब क्या हुआ? जो हमारा आदर्श है। जैसे हमारा आदर्श क्या है? समाजवाद होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। इन सारे मूलभूत मूल्यों की उद्घोषणा करता है, अनाउंसमेंट करता है कि हमारे संविधान में संप्रभुता, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य शब्दों का उल्लेख है। सरकार को ऐसी व्यवस्था बना करके रखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है कि प्रस्तावना संविधान का मूल सार है, यानी एसेंस है, और जो भारतीय संविधान के दर्शन को अपने आप में समाहित करता है और ये मूलभूत मूल्यों की उद्घोषणा करता है, जो हमारे संविधान का आधार है, जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। इतना लिखने के बाद जो है आप सुभाष कश्यप की बात को लिख दीजिएगा। सुभाष कश्यप कहते क्या हैं कि प्रस्तावना को आत्मा शब्द से उन्होंने संबोधित किया है। सुभाष कश्यप कहते हैं कि अगर हमारा संविधान बॉडी है, क्या है? अगर हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर ये बॉडी है, 1 मिनट, अगर हमारा संविधान क्या है, अगर बॉडी है तो प्रियम्बल उसकी आत्मा है। ध्यान सुनिएगा, अगर हमारा जो संविधान है
अगर ये बॉडी है, शरीर है, तो ये प्रस्तावना क्या है भाई? प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ये किसने कहा? तो ये सुभाष कश्यप कहे हैं। ठीक है, यानी उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। एक और चीज सुभाष कश्यप बोले हैं, एक ये चीज बोले और दूसरा क्या बोले हैं कि अगर संविधान आधारशिला है यानी नींव है, किसी भी घर को बनाते हैं तो नींव की जरूरत होती है, तो अगर प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान क्या है? उस पर खड़ी इमारत है, यानी ये संविधान क्या है? अट्टालिका है। ये बात भी किसने कहा? सुभाष कश्यप बोलते हैं। तो ये दोनों कोटेशन को आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप के एम मुंशी की भी बात को आप लिख सकते हैं। ठीक है, के एम मुंशी ने कहा, के एम मुंशी साहब भी काफी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। उन्होंने कहा कि उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा दी है। ठीक है, के एम मुंशी ने क्या कहा? मैं शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता दे रहा हूं। इन्होंने बताया, के एम मुंशी साहब ने बताया कि ये जो प्रियम्बल है ये क्या है भाई? ये एक प्रकार का जन्मपत्री है। जन्मपत्री देख करके लोगों का भविष्य का निर्धारण लोग कर देते हैं ना, कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। उसी तरह के एम मुंशी कहते हैं कि प्रस्तावना जन्मपत्री है। ठीक है, उसके पश्चात आप लिखेंगे प्रक्रियात्मक सीमित। इस प्रक्रियात्मक का मतलब हो गया कि संविधान का फंक्शनल वैल्यूज कम है, यानी ये प्रस्तावना जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों का न तो अतिक्रमण करती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों का न तो अतिक्रमण करती है न तो उसका विस्तार करती है। ठीक है, न्यायिक शक्तियों का भी विकास नहीं करेगी, तो इसका फंक्शनल वैल्यूज काफी कम है। ठीक है, समझ गया? और दूसरी बात आप लिखेंगे, फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तावना का प्रक्रियात्मक भूमिका जो है काफी कम है। ठीक है, उसके उसके पश्चात आप लिख सकते हैं कि प्रस्तावना न्याय मांग नहीं है। ठीक है, यानी प्रस्तावना की मांग हम लोग न्यायालय द्वारा नहीं कर सकते हैं। क्या प्रस्तावना की मांग न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो इस पॉइंट को इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। उसके पश्चात आ जाना है 3 वाद में। बेरुवारी यूनियन वाद में कहा गया था, बेरुवारी यूनियन वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। उस चीज को मेंशन कर देना है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का अंग नहीं है, लेकिन अगर संविधान की भाषा जहां पर संदिग्ध है और अस्पष्ट है वहां पर समझने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। यानी बेरुवारी यूनियन वाद में कहा गया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है, ये पार्ट नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम किरण राज में कहा गया कि नहीं, प्रस्तावना जो है संविधान का पार्ट है और इसमें आप जो है संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि इसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूलभूत अवधारणा है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि संविधान का वो पार्ट जिसको आप कभी चेंज मत कीजिए, नहीं तो संविधान का स्वरूप ही बदल जाएगा। जैसे आप क्या नहीं चेंज कर सकते हैं? आप समाजवाद नहीं चेंज कर सकते हैं, पंथ निरपेक्ष नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उस चीज में छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेरीवारू यूनियनवाद क्या बोला? आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन केशवानंद बोलता है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, आप उसमें छेड़छाड़ मत कीजिए। ठीक है,
इसके पश्चात हम लोग आ जाते हैं एसआर बोम्बईवाद में। एसआर बोम्बईवाद में भी बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है, प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इसमें बोला गया वही बातें जो कुछ मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप में आप छेड़छाड़ मत कीजिएगा, अदरवाइज आप कहीं भी संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आंसर को बढ़ाइएगा। और इसके पश्चात जो है आप जो है इन सारे पॉइंटों को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? ये संविधान के आदर्श हैं जिस पर हमारा संविधान टिका हुआ है। संप्रभुता का मतलब ये हुआ कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो किसी विदेश नीति के प्रभाव में नहीं आ सकती है। कोई भी विदेशी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, जैसे कौन सी संस्था हो गई, WTO, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, WHO, WHO की बातों को जबरदस्ती एक्सेप्ट करने के लिए हमारी सरकार बाध्य नहीं है, ठीक है। अगर हमारी सरकार को लगेगा कि WHO की नीति जो है वो गलत है, वो अंतर्राष्ट्रीय हित में नहीं है, ठीक है, तब उससे जो है हमारी सरकार पीछे वापस लौट सकती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, कोई बहुत ज़्यादा विकसित देश या कोई संगठन अगर हमारे देश पर कोई नियम कानून अगर ज़बरदस्ती लाता है, तो हमारी सरकार जो है उससे क्या कर सकती है, डिनाई कर सकती है। और हमारी सरकार जो है इंटरनल मामले में भी किसी प्रकार से कानूनी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कर सकती है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे देश के अंदर ही कोई संस्था हो, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, RBI हो, ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद हो, नीति आयोग हो, वित्त आयोग हो, ऐसा संस्था कभी सरकार पे हावी नहीं हो सकती है। सरकार सर्वोपरि है, और उससे भी सर्वोपरि कौन है, तो हमारा संविधान है, ठीक है। तो संप्रभुता का मतलब ये हो गया कि सरकार जो है किसी भी तरीके से बाह्य और आंतरिक मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। समाजवाद का मतलब क्या हो गया? समाजवाद का मतलब हो गया लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसको नेहरू साहब जो है, पंडित नेहरू साहब जो है इसको प्राथमिकता दिए थे। और यही कारण है कि हमारा जो उत्पादन के साधन और वितरण पर, अभी हमारे देश में जितना भी वस्तुओं का उत्पादन होता है या उसका वितरण होता है, उस पर दोनों का अधिकार है। किसका अधिकार है? तो पब्लिक सेक्टर का भी अधिकार है, यानी सरकार का भी अधिकार है, और प्राइवेट सेक्टर का भी अधिकार है। यानी हमारे देश में क्या है भाई, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। हमारे देश में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक समाजवाद को प्रश्रय देता है। इतनी सारी चीज़ों को आप समझ गए होंगे। उसके पश्चात आप पंथ निरपेक्ष हो गया। पंथ निरपेक्ष का सिंपल मतलब है, इसको आप लोग समझते होंगे, कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं है, और राज्य कभी ये नहीं कह सकता है कि आपको इस धर्म को मानना पड़ेगा, नहीं। राज्य सरकार या हमारी सरकार इस पर किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, और हमारी जो सरकार है धर्म के प्रति क्या करेगी, तटस्थता की नीति रखेगी, यानी न्यूट्रल भाव रखेगा। जिसको अपने धर्म का प्रचार करना है, प्रसार करना है, विस्तार करना है, आप कीजिए, लेकिन एक शर्त के साथ, उसके साथ देश की एकता और देश की अखंडता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। लोकतंत्र का मतलब तो सिंपल सा है, आप लोग जानते होंगे। हमारे देश में जो प्रतिनिधि का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के आधार पे होता है। हमारे देश में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम अपने विधायक और सांसद को चुनते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वही विधायक और सांसद जो है विधानमंडल और संसद में जा कर के क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। और वो कानून जो बनाते हैं उनका आधार क्या होता है, लोक कल्याण होता है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लोक कल्याण हो सके। उसके पश्चात क्या हो गया,
गणराज्य को एक्सप्लेन करना है। गणराज्य क्या हो गया? हमारे देश में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है। आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति क्या है हमारे इंडिया के? राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं? राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। और इस राष्ट्राध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। कहने का मतलब है कि हमारे इंडिया में राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होते हैं। उनको वंश के आधार पे कि आपके पापा थे तो आप भी राष्ट्रपति चुने जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बेटे हुए, फिर उसका फादर हुए, अगर राष्ट्रपति थे तो फिर उसके बेटे राष्ट्रपति बनेंगे। ऐसा प्रोविजन नहीं है। तो इस पांचों पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। न्याय को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ये न्याय हमारा टारगेट है सरकार को पाने का। और न्याय में 3 प्रकार की न्याय की बात हमारे यहाँ की गई है। एक सामाजिक न्याय की बात कही गई है, ठीक है। सामाजिक न्याय की बात कही गई है। उसके बाद क्या बात की गई है? सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि समाज में इस तरीके से विधि व्यवस्था हो कि इससे जो है समाज में जो हाशिए पे रह रहे लोग हैं उसका भी कल्याण हो सके। और इसी सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पाने के लिए हमारी सरकार क्या करती है? बहुत सारा योजनाएं चलाती है। जैसे मनरेगा चलाती है कि लोगों को रोजगार मिल सके, है ना, लोग जीविकोपार्जन कर सके, मनरेगा चलाती है सरकार। और क्या करती है सरकार? बहुत सारे वेलफेयर स्कीम को चलाती है। जैसे कोविड-19 का जब समय आया था तो सरकार क्या चला रही थी? गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी गरीबों को अनाज बांटिए। आर्थिक न्याय की बात कर लीजिएगा आप लोग। सामाजिक आर्थिक न्याय के अंतर्गत क्या है कि सरकार 3 तरह की बात करती है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 बी और आर्टिकल 39 सी। इसमें क्या कहा गया है? तो धन के संकेंद्रण पे रोक लगाया गया है कि किसी भी आदमी के पास जो है धन इतना संचय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज कहा गया है। 39 बी को आप क्या लिख सकते हैं? 39 बी में लिखिएगा संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। और 39 सी में क्या होना चाहिए? धन का संकेंद्रण एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। तो आर्थिक और राजनीतिक 39 बी को एक्सप्लेन कर लीजिएगा आप लोग। हमने बोला कि संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए और 39 सी में कहा गया कि धन का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो स्वतंत्रता में स्वतंत्र है, हमारा विचार अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है हमारे पास, ठीक है। और विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है। जैसे हमारे स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है 19 से 22 आर्टिकल्स के बीच स्वतंत्रता की बात कही गई है। वहीं पे 19(1) आर्टिकल हमारे विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है। समानता की बात क्या करता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी रोजगार पाने का आपके पास अवसर होना चाहिए। आपको प्रतिष्ठित जीवन जीने का भी अधिकार है। आपको कोई आदमी इस तरीके से, सरकार उस तरीके से कोई नियम कानून नहीं बना सकती है जिससे आपके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचे। तो ये समानता हो गया, है ना। सरकार जो है जाति, लिंग, धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। सरकार क्या करेगी? जाति, धर्म, लिंग के आधार पे, कास्ट के आधार पे, जेंडर के आधार पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी, ठीक है। बंधुत्व की भावना क्या होनी चाहिए? बंधुत्व की भावना होनी चाहिए कि राष्ट्र भारत हमारी माँ है और हम इसी भारतीय मिट्टी की संतान हैं। हमारे समाज में सामाजिक सौहार्द की भावना होनी चाहिए। हम धर्म के आधार पे न लड़ें और हमारे आपसी सामंजस्य इस तरीके से होना चाहिए कि कोई दूसरा लोग हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को
नुकसान न पहुंचा सके, और अगर कोई हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचता है तो हम आपस में भाईचारे का डिफिनीशन देंगे, परिभाषित करेंगे, और हम एकजुट कर हो करके मुसीबत का सामना करेंगे। तो ये सारे चीज़ों का हमारे आर्टिकल्स में उल्लेख किया गया है, और कुछ वीडियो की लेंथ लंबी है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको देख लीजिएगा। बहुत परफेक्ट आंसर है, और 30 मिनट आपके आंसर लिखने के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।